हेलो फ्यूचर सीएस, मैं हूं द लीगल अध्यापक और ध्यान से सुन लीजिए, ये कोई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये एक फुल स्पीड वन शॉट रिवीजन सेशन है जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस रिवाइज करवाना। इसलिए एक छोटी सी सीरियस रिक्वेस्ट है, अपनी बुक जरूर साथ रखिए। इस वीडियो में जो भी स्लाइड्स, इमेजेस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखेंगे उन्हें बुक के साथ पैरेलल फॉलो करते चलिए ताकि आपकी रिवीजन हो 100% इफेक्टिव। अगर आप फोकस्ड रहेंगे और बुक के साथ एक्टिवली फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं ये सेशन आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन टुडेज फुल स्पीड लॉ रिवीजन विद द लीगल अध्यापक। आज हम कवर करने जा रहे हैं यूनिट 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब तक हमने कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन पढ़ा, अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट बना तो उसको निभाया कैसे जाता है। सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल सेक्शन 37 ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉ कहता है हर पार्टी का प्राइमरी ड्यूटी है अपना प्रॉमिस परफॉर्म करे या परफॉर्मेंस ऑफर करे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो अब करना पड़ेगा। सिर्फ दो सिचुएशन में एक्सक्यूज मिलेगा, या तो लॉक एक्सक्यूज करे या दूसरी पार्टी खुद परफॉर्मेंस को प्रिवेंट करे। एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो 1 जून को 100 बैग्स सीमेंट डिलीवर करेगा, तो ए का ड्यूटी है डिलीवर करना। अगर बी खुद गेट बंद कर दे और डिलीवरी लेने से मना कर दे तो ए फ्री हो जाएगा। अब आते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस पर। जब जो प्रॉमिस किया था वो एग्जैक्टली वैसे ही कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल, ए ने 5 लाख में कार बेचने का प्रॉमिस किया, बी ने पैसे दे दिए और ए ने कार ट्रांसफर कर दी। डन, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस यानी ऑफर टू परफॉर्म। यहां प्रॉमिसर रेडी है परफॉर्म करने के लिए लेकिन प्रॉमिसी एक्सेप्ट नहीं करता। एग्जाम्पल, ए 1 जून को बी के घर सीमेंट लेकर पहुंच गया, सही टाइम, सही जगह, सही क्वांटिटी, लेकिन बी कहता है मुझे नहीं चाहिए। अगर ए का ऑफर प्रॉपर था तो ए नॉन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन टेंडर वैलिड तब होगा जब अनकंडीशनल हो, प्रॉपर टाइम और प्लेस पर हो, प्रॉमिसर केपेबल और विलिंग हो, अगर गुड्स डिलीवर करने हैं तो प्रॉमिसी को इंस्पेक्ट करने का रीजनेबल मौका मिले। एग्जाम्पल, अगर ए रात 2 बजे सीमेंट ले आए जब शॉप बंद है तो वैलिड टेंडर नहीं। अब देखते हैं बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। सबसे पहले प्रॉमिसर हिमसेल्फ। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल या पर्सनल कॉन्फिडेंस पर बेस्ड है तो वही परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल, ए ने एक फेमस सिंगर को शादी में गाने के लिए हायर किया, सिंगर किसी और को भेज दे, वैलिड नहीं क्योंकि ये पर्सनल स्किल का मैटर है। सेकंड, एजेंट। अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो एजेंट परफॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल, ए ने बी को गुड्स डिलीवर करने का प्रॉमिस किया, बी अपना मैनेजर भेज सकता है। थर्ड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर प्रॉमिसर मर जाए और कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किन का नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा, लेकिन लायबिलिटी लिमिटेड होगी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी तक। एग्जाम्पल, ए ने बी को 2 लाख देने का प्रॉमिस किया और मर गया, उसका बेटा इनहेरिटेड प्रॉपर्टी तक लायबल होगा। फोर्थ, थर्ड पर्सन। अगर प्रॉमिसी किसी थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेता है तो बाद में प्रॉमिसर से डिमांड नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, ए को बी से 1 लाख मिलना था, सी ने बी की तरफ से 1 लाख दे दिया और ए ने एक्सेप्ट कर लिया। अब ए बी को दोबारा सू नहीं कर सकता। फिफ्थ, जॉइंट प्रॉमिसर्स। अगर ए बी सी ने मिलकर प्रॉमिस किया है तो सब जॉइंटली लायबल हैं। प्रॉमिसी किसी एक को भी पूरा अमाउंट के लिए सू कर सकता है। एग्जाम्पल, ए बी सी ने मिलकर 3 लाख का लोन लिया, लेंडर चाहे तो सिर्फ ए से पूरा 3 लाख मांग सकता है, बाद में ए बाकी से कंट्रीब्यूशन ले सकता है। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो ए, बी और सी 3 लोग मिलकर डी को 6 लाख रुपए देने का प्रॉमिस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जॉइंट प्रॉमिस है। यहां रूल ये है कि जब 2 या ज्यादा लोग जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं तो उन्हें मिलकर यानी जॉइंटली अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना होता है। अब सिचुएशन 1, अगर तीनों जिंदा हैं तो ए, बी और सी तीनों मिलकर पेमेंट करेंगे। सिचुएशन 2, अगर परफॉर्मेंस से पहले ए की डेथ हो जाती है तो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे उसके एयर्स को बी और सी के साथ मिलकर पेमेंट करनी होगी, यानी ऑब्लिगेशन खत्म नहीं होता, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पर चला जाता है। सिचुएशन 3, अगर ए, बी और सी तीनों की डेथ हो जाती है परफॉर्मेंस से पहले तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जॉइंटली मिलकर डी को 6 लाख रुपए देंगे। सिंपल रूल याद रखो,
जॉइंट प्रॉमिस में सब लोग मिलकर लायबल होते हैं और अगर कोई मर जाए तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उसकी जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ऑब्लिगेशन खत्म नहीं होता, बस नेक्स्ट लीगल पर्सन्स पर शिफ्ट हो जाता है। अब आते हैं सक्सेशन वर्सेस असाइनमेंट। सक्सेशन होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ से, जैसे डेथ के बाद लीगल एयर को राइट्स मिलते हैं। यहाँ बेनिफिट और बर्डन दोनों जा सकते हैं, लेकिन लायबिलिटी लिमिटेड होगी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी तक। असाइनमेंट में सिर्फ बेनिफिट ट्रांसफर होता है, लायबिलिटी नहीं, क्योंकि लायबिलिटी असाइन करने का मतलब किसी थर्ड पार्टी को जबरदस्ती इन्वॉल्व करना। एग्जाम्पल, ए को बी से 1 लाख मिलना है। ए ये राइट सी को असाइन कर सकता है, सी बी से पैसा ले सकता है, लेकिन ए अपनी लायबिलिटी किसी और को असाइन नहीं कर सकता बिना बी की कंसेंट के। अब एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट परफॉर्मेंस। अगर प्रॉमिसर प्रॉपर टेंडर करता है और प्रॉमिसी मना कर देता है लेने से, तो प्रॉमिसर नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं, उसके राइट्स खत्म नहीं होते। एग्जाम्पल, ए ने 100 चेयर्स डिलीवर करनी थी, बी मना कर देता है लेने से, ए फ्री हो जाता है और डैमेजेस क्लेम भी कर सकता है। अब देखते हैं रिफ्यूजल बाय वन पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस। ये एंटिसिपेटरी ब्रीच का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। अगर एक पार्टी क्लियरली बोल दे कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, तो अग्रीव्ड पार्टी के पास 2 ऑप्शन है। 1, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे, 2, कंटिन्यू रखे और ड्यू डेट का वेट करे। एग्जाम्पल, ए ने बी को 1 जुलाई को गुड्स देने का प्रॉमिस किया, 1 जून को ही बोल दिया मैं नहीं दूंगा। बी चाहे तो तुरंत सू करे या 1 जुलाई तक वेट करे। चलो क्लास, अब हम जॉइंट प्रॉमिसर्स और जॉइंट प्रॉमिसेस को स्टोरी स्टाइल में समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन 42 डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी समझते हैं। अगर 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स ने मिलकर एक जॉइंट प्रॉमिस किया है, तो नॉर्मली उन सब को अपनी लाइफ टाइम में जॉइंटली उस प्रॉमिस को परफॉर्म करना होता है। मतलब जब तक सब जिंदा हैं, सब मिलकर जिम्मेदार हैं। एग्जाम्पल लो, X, Y और Z ने जॉइंटली मनी बोरो किया। तीनों ने मिलकर प्रॉमिस किया कि पैसा रीपे करेंगे, तो जब तक तीनों जिंदा हैं, तीनों को मिलकर रीपेमेंट करना होगा। अब मान लो X की डेथ हो जाती है, तो क्या लायबिलिटी खत्म? नहीं। अब X का लीगल रिप्रेजेंटेटिव Y और Z के साथ मिलकर डेट रीपे करेगा, और अगर बाद में Y और Z भी मर जाते हैं, तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जॉइंटली प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे और बोरोड अमाउंट रीपे करेंगे। ये रूल तब अप्लाई होगा जब कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन मेंशन ना हो। अब आते हैं सेक्शन 43, एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर्स मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जॉइंट प्रॉमिस होता है, तो प्रॉमिसी चाहे तो किसी भी एक जॉइंट प्रॉमिसर को पूरा परफॉर्मेंस के लिए कंपेल कर सकता है। मतलब अगर ए, बी और सी ने मिलकर डी को 9 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया, तो डी चाहे तो सिर्फ ए से पूरा 9 लाख रुपए डिमांड कर सकता है। ए ये नहीं बोल सकता कि मेरा सिर्फ 3 लाख का शेयर है। लॉ कहता है प्रॉमिसी को फुल प्रोटेक्शन मिलेगा। अब अगर ए ने पूरा 9 लाख रुपए पे कर दिया, तो ए का राइट है कि वो बी और सी से उनका शेयर रिकवर करे। इसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन समझो। अगर बी अपना शेयर नहीं दे पाता, मान लो वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो लॉस होगा वो ए और सी इक्वली बेयर करेंगे, यानी इक्वल प्रोपोर्शन में बांट जाएगा। अब सेक्शन 44 इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर। बहुत ट्रिकी पॉइंट है। अगर 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स ने जॉइंट प्रॉमिस किया और प्रॉमिसी ने उनमें से एक को रिलीज कर दिया, तो बाकी लोग ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज नहीं होते। एग्जाम्पल लो, ए, बी और सी ने जॉइंटली डी को 9 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया। डी ने ए को लायबिलिटी से रिलीज कर दिया, तो क्या बी और सी भी फ्री हो गए? नहीं, बी और सी अभी भी डी को पूरा 9 लाख रुपए देने के लिए लायबल है। और ए का क्या? ए डी को पैसा नहीं देगा क्योंकि डी ने उससे रिलीज कर दिया। लेकिन अगर बी और सी ने पूरा 9 लाख रुपए पे किया, तो वो ए से उसका शेयर कंट्रीब्यूशन के रूप में मांग सकते हैं। यानी रिलीज प्रॉमिसी के अगेंस्ट होता है, को प्रॉमिसर्स के अगेंस्ट नहीं। अब सेक्शन 45 राइट ऑफ जॉइंट प्रॉमिसेस। यहां उल्टा सिचुएशन है। यहां एक पर्सन ने 2 या ज्यादा पर्सन्स को जॉइंटली प्रॉमिस किया है। एग्जाम्पल देखो, ए ने बी और सी से 5 लाख रुपए बोरो किए और जॉइंटली प्रॉमिस किया कि स्पेसिफाइड डे पर इंटरेस्ट के साथ रीपे करेगा। तो रीपेमेंट का राइट बी और सी का जॉइंटली होगा। ए सिर्फ बी को पूरा पैसा देकर फ्री नहीं हो सकता जब तक सिचुएशन अलाउ ना करे। अगर बी की डेथ हो जाती है, तो सी और बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जॉइंटली रीपेमेंट क्लेम करेंगे। और अगर बाद में सी भी मर जाता है, तो बी और सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जॉइंटली पैसा रिकवर करेंगे।
चलो फ्यूचर सीएज, अब हम लॉजिकली आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, फिर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस और फिर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सबसे पहले समझो, हर कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लियर होना चाहिए कि परफॉर्म कब और कहां होगा। अगर टाइम और प्लेस क्लियर नहीं है तो लॉ डिफॉल्ट रूल्स देता है। अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो प्रॉमिस को रीजनेबल टाइम के अंदर परफॉर्म करना होगा। रीजनेबल टाइम क्या होता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो जल्दी 100 चेयर्स सप्लाई करेगा। यहां जल्दी का मतलब 6 महीने नहीं हो सकता। अगर नॉर्मली मार्केट में 10 दिन लगते हैं तो 10 से 15 दिन रीजनेबल माना जाएगा। अब मान लो टाइम स्पेसिफाइड है लेकिन प्रॉमिसी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो प्रॉमिसर उस दिन यूजुअल बिजनेस आवर्स में परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है डिलीवरी 1 जुलाई को होगी, तो ए 1 जुलाई को 10 AM से 6 PM के बीच कभी भी डिलीवर कर सकता है। रात 11 बजे डिलीवर करेगा तो वैलिड नहीं। अब तीसरी सिचुएशन, जब परफॉर्मेंस के लिए प्रॉमिसी को अप्लाई करना होता है, मतलब प्रॉमिसर रेडी है लेकिन प्रॉमिसी को प्रॉपर टाइम और प्लेस पर डिमांड करना होगा। एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो बी के गोडाउन में पेमेंट करेगा। जब बी डिमांड करे तो बी को प्रॉपर वर्किंग आवर्स में डिमांड करना होगा। अब मान लो प्लेस फिक्स्ड नहीं है, तो प्रॉमिसर का ड्यूटी है प्रॉमिसी से पूछे और रीजनेबल प्लेस फिक्स करे। एग्जाम्पल, ए ने बी को पैसा देना है लेकिन जगह डिसाइड नहीं हुई, तो ए को बी से पूछना होगा कि पेमेंट कहां करे। और याद रखो, अगर प्रॉमिसी ने पर्टिकुलर मैनर या टाइम प्रिस्क्राइब किया और प्रॉमिसर उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है तो वैलिड है। एग्जाम्पल, बी कहता है पेमेंट चेक से करना, ए चेक दे देता है, वैलिड परफॉर्मेंस। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, मतलब दोनों तरफ से प्रॉमिसेस। सबसे पहला रूल, जब तक दूसरी पार्टी रेडी और विलिंग नहीं है तुम परफॉर्म करने के लिए बाउंड नहीं हो। एग्जाम्पल, ए ने बी को गुड्स देने का प्रॉमिस किया और बी ने पेमेंट करने का। अगर बी क्लियरली बोल रहा है मैं पेमेंट नहीं करूंगा, तो ए को गुड्स देने की जरूरत नहीं। अब ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, कभी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कौन पहले करेगा, कभी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से पता चलता है। एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स में पहले गुड्स डिलीवर होते हैं और साथ में पेमेंट होती है। ये कंकरेंट परफॉर्मेंस है। अब मान लो एक पार्टी दूसरी को परफॉर्म करने से रोक देती है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है उस पार्टी के ऑप्शन पर जिसे रोका गया। एग्जाम्पल, ए ने बी को फैक्ट्री में काम करने के लिए हायर किया। जब ए काम करने जाता है, बी गेट बंद कर देता है। ए कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अब अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस डिपेंडेंट है और जो पहले परफॉर्म करना था वो नहीं करता, तो वो दूसरी पार्टी से परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, ए ने प्रॉमिस किया पहले एडवांस देगा फिर बी गुड्स डिलीवर करेगा। अगर ए एडवांस नहीं देता तो बी डिलीवरी के लिए बाउंड नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टाइम इज एसेंशियल और नॉट। अगर टाइम एसेंशियल है और टाइम पर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है प्रॉमिसी के ऑप्शन पर। एग्जाम्पल, शादी के डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट है 10 फरवरी को। अगर डेकोरेटर 15 फरवरी को आए तो यूजलेस है, यहां टाइम एसेंशियल था। लेकिन अगर टाइम एसेंशियल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, बस डैमेजेस मिलेंगे। एग्जाम्पल, ए ने हाउस कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया 6 महीने में कंप्लीट करने का, 10 दिन लेट हो गया, यहां नॉर्मली डैमेजेस मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। अगर प्रॉमिसी लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेता है बिना ऑब्जेक्शन के, तो वो बाद में डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता जब तक नोटिस न दिया हो। अब आते हैं अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। अगर शुरू से ही इम्पॉसिबल है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस करता है कि वो सूरज को वेस्ट से उगाएगा, ऑब्वियसली वॉइड। अगर इम्पॉसिबल बाद में हो जाए किसी अनफोर्सीन इवेंट की वजह से, इसे कहते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल, ए ने हॉल रेंट किया कॉन्सर्ट के लिए, कॉन्सर्ट से पहले हॉल जल गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड। लेकिन अगर इम्पॉसिबिलिटी खुद पार्टी की गलती से हुई तो एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, ए ने बी को गुड्स शिप करने का प्रॉमिस किया, ए ने खुद ही गुड्स डिस्ट्रॉय कर दिए, यहां सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं होगी। चलो फ्यूचर सीएस, अब सेक्शन 57 और सेक्शन 58 को एकदम क्लैरिटी के साथ समझते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये थोड़ा लॉजिकल ट्विस्ट वाला कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले सेक्शन 57, agreement to do certain things that are legal and also some other things that are illegal। यहां सिचुएशन क्या है? दो लोग रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस करते हैं। पहला प्रॉमिस लीगल है और दूसरा प्रॉमिस किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में इल्लीगल हो जाता है। लॉ क्या कहता है? लीगल पार्ट वैलिड रहेगा लेकिन इल्लीगल पार्ट वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल लो, ए और बी अग्री करते हैं कि ए अपना हाउस बी को 5 लाख रुपीस में सेल करेगा।
ये बिल्कुल लीगल है। प्रॉपर्टी सेल प्लस मनी पेमेंट सब लॉफुल है, इसलिए ये पार्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब सेकंड कंडीशन देखो, अगर बी उस हाउस को गैम्बलिंग हाउस के रूप में यूज करेगा तो वो ए को 7.5 लाख रुपीस एक्स्ट्रा पे करेगा। यहां प्रॉब्लम क्या है? गैम्बलिंग हाउस चलाना अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, इसलिए जो सेकंड प्रॉमिस है जिसका ऑब्जेक्ट इल्लीगल है वो वॉइड हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या हुआ? हाउस का नॉर्मल सेल 5 लाख रुपीस में वैलिड, गैम्बलिंग यूज वाली कंडीशन वॉइड। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा या पार्शियल, तो आंसर होगा लीगल पार्ट एनफोर्सेबल है, इल्लीगल पार्ट वॉइड है, क्योंकि दोनों प्रोमिसेस सेपरेबल हैं। अब आते हैं सेक्शन 58, ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इल्लीगल। ये थोड़ा अलग है। यहां एक ही प्रॉमिस है लेकिन उसमें दो ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, एक लीगल है, दूसरा इल्लीगल। लॉ क्या कहता है? सिर्फ लीगल ब्रांच एनफोर्स होगी। एग्जाम्पल देखो, ए और बी अग्री करते हैं कि ए बी को 1 लाख रुपीस पे करेगा और बदले में बी ए को या तो राइस डिलीवर करेगा या स्मगल्ड ओपियम डिलीवर करेगा। अब सोचो, राइस डिलीवर करना लीगल है, स्मगल्ड ओपियम डिलीवर करना इल्लीगल है, तो क्या पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा? नहीं, यहां लीगल ब्रांच एनफोर्सेबल है। मतलब कोर्ट बोलेगी कॉन्ट्रैक्ट राइस डिलीवरी के एक्सटेंट तक वैलिड है, लेकिन ओपियम वाली ब्रांच वॉइड है। कोर्ट इल्लीगल ऑप्शन को इग्नोर करेगी और लीगल ऑप्शन को एनफोर्स करेगी। चलो क्लास, अब हम एक बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, फिर नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन और फिर पूरा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टमैटिकली समझेंगे। सबसे पहले समझो सिचुएशन क्या होती है। मान लो ए ने बी से अलग अलग डेट्स पर 3 लोन्स लिए, 10,000 रुपए जनवरी में, 20,000 रुपए मार्च में और 30,000 रुपए जून में। अब ए बी को 20,000 रुपए देता है। सवाल, ये 20,000 रुपए किस लोन में एडजस्ट होगा? यही है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। रूल 1, अगर डेटर क्लियरली बता देता है कि पेमेंट किस डेट के लिए है तो क्रेडिटर को वही अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ए बोलता है ये 20,000 रुपए मार्च वाले लोन के लिए है। अगर बी पैसा एक्सेप्ट करता है तो उसे मार्च वाले लोन में ही एडजस्ट करना होगा, वो अपनी मर्जी से जनवरी वाले में एडजस्ट नहीं कर सकता। रूल 2, अगर डेटर कुछ नहीं बताता तो क्रेडिटर अपनी मर्जी से किसी भी लॉफुल डेट में एडजस्ट कर सकता है, चाहे वो टाइम बार्ड डेट ही क्यों ना हो, बस इल्लीगल ना हो। एग्जाम्पल, ए कुछ नहीं बोलता, बी डिसाइड करता है कि वो जनवरी वाला लोन एडजस्ट करेगा, वैलिड है। रूल 3, जब डेटर और क्रेडिटर दोनों ही ये स्पेसिफाई नहीं करते कि पेमेंट किस डेट के लिए है तो लॉ खुद रूल अप्लाई करता है। सबसे पहले पेमेंट टाइम के ऑर्डर में, मतलब जो सबसे पुराना कर्ज है उसको एडजस्ट किया जाता है। अगर डेट सेम डेट के हों या इक्वल स्टैंडिंग के हों तो पेमेंट उनमें प्रोपोर्शनेटली डिवाइड होती है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एक और सिचुएशन होती है। अगर किसी पर्टिकुलर बिल का अमाउंट एग्जैक्टली उतना ही हो जितना पेमेंट दिया गया है तो जनरली ये माना जाता है कि पेमेंट इम्प्लाइडली उसी बिल को सेटल करने के लिए दी गई है। मतलब बिना बोले ही सिचुएशन से समझ आ जाता है कि ये पेमेंट उस स्पेसिफिक बिल के लिए है। इसको इम्प्लाइड अप्रोप्रिएशन कहते हैं, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस खुद बता देते हैं कि पैसा किस लायबिलिटी के लिए दिया गया है। बच्चों, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले केस समझते हैं कामली। मिस्टर मुरारी को 3 बिल्स का पेमेंट करना है मिस्टर गिरधारी को। 12,120 रुपए ड्यू मई 2016, 5,650 रुपए ड्यू अगस्त 2018, 9,680 रुपए ड्यू मई 2019। डेट है 1 अप्रैल 2020। मुरारी ने 2 चेक्स दिए, 9,680 रुपए, 15,000 रुपए। मुरारी ने नहीं बताया कि कौन सा पेमेंट किस डेट के अगेंस्ट एडजस्ट करना है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, जब मल्टीपल डेट्स हों और डेटर स्पेसिफाई ना करे तो क्या करते हैं? यहीं से स्टार्ट होता है सेक्शंस 59, 60, 61 का गेम। तो सेक्शंस के अकॉर्डिंग पहले डेटर को राइट होता है अप्रोप्रिएशन का। अगर वो स्पेसिफाई ना करे तो क्रेडिटर डिसाइड कर सकता है, और अगर दोनों ना करे तो पेमेंट ओल्डेस्ट डेट पर एडजस्ट होती है। यहां 9,680 रुपए का चेक एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर बिल मई 2019 वाला 9,680 रुपए के इक्वल था, इसलिए ये इम्प्लाइडली माना जाएगा कि वो उसी बिल को सेटल करने के लिए दिया गया था। बाकी 15,000 रुपए का चेक के लिए क्योंकि मुरारी ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, गिरधारी क्रेडिटर उसे किसी भी लॉफुल डेट पर एडजस्ट कर सकता है, चाहे वो टाइम बार्ड ही क्यों ना हो। इसलिए 15,000 रुपए पहले 2016 वाले 12,120 रुपए के डेट को क्लियर करेगा।
और जो बैलेंस 2,880 रुपए बचेगा वो 2018 वाले 5,650 रुपए के डेट में एडजस्ट होगा। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज पर, और उसके अंदर सबसे पहले आते हैं नोवेशन, रिसेशन और ऑल्टरेशन पर। नोवेशन का सिंपल मतलब पुराना कॉन्ट्रैक्ट हटाओ, नया लाओ। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल, ए को बी को 1 लाख रुपए देना था, दोनों अग्री करते हैं कि अब ए की जगह सी 1 लाख रुपए देगा। ये नोवेशन है, अब ए फ्री हो गया। रिसेशन, सिर्फ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, नया नहीं आया। एग्जाम्पल, ए और बी ने सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद में दोनों डिसाइड करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, बस खत्म। ऑल्टरेशन, टर्म्स चेंज हो जाती हैं, पार्टीज सेम रहती हैं। एग्जाम्पल, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट था 1 लाख रुपए 1 जून को देने का, दोनों अग्री करते हैं कि अब 1 अगस्त को देंगे। ये ऑल्टरेशन है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाइड फॉर्म में चलता है। अब एक और कॉन्सेप्ट, रेमिशन। प्रॉमिसी वॉलंटरीली छोड़ देता है या कम अमाउंट एक्सेप्ट कर लेता है। एग्जाम्पल, बी को ए से 1 लाख रुपए लेना था, बी बोलता है 80,000 रुपए दे दो और मैटर क्लोज। ए 80,000 रुपए दे देता है, बी बाद में 20,000 रुपए और डिमांड नहीं कर सकता। अब मान लो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था और किसी ने बेनिफिट ले लिया, तो बेनिफिट रिस्टोर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ए ने फ्रॉड से बी से गुड्स ले लिए, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, अगर बी रिसेंड करता है, ए को गुड्स वापस देने होंगे या वैल्यू कॉम्पनसेट करनी होगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर प्रॉमिसी प्रॉमिसर को परफॉर्म करने का रीजनेबल चांस ही नहीं देता तो प्रॉमिसर लायबल नहीं होगा। एग्जाम्पल, ए ने बी को माल डिलीवर करना था बी के गोडाउन में, बी गोडाउन बंद करके चला गया, ए डिलीवर नहीं कर पाया, यहां ए लायबल नहीं होगा। अब चलो ओवरऑल देखते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। 1, परफॉर्मेंस से, जब दोनों ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। एग्जाम्पल, ए ने गुड्स दिए, बी ने पेमेंट दी, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। 2, म्यूचुअल एग्रीमेंट से, नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन। 3, इम्पॉसिबिलिटी से, जैसे हॉल जल गया, वॉर हो गई, लॉ चेंज हो गया। एग्जाम्पल, ए ने रशिया को माल एक्सपोर्ट करना था, बीच में वॉर हो गया, एक्सपोर्ट इलीगल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। 4, लैप्स ऑफ टाइम, लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया। एग्जाम्पल, ए को पैसा 2015 में मिलना था, 3 साल में सूट फाइल नहीं किया, अब लीगली एनफोर्स नहीं कर सकता। 5, ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ, इंसॉल्वेंसी एक्सेट्रा। अब एक छोटा सा पॉइंट, मर्जर ऑफ राइट्स, जब सुपीरियर और इंफीरियर राइट्स एक ही पर्सन में आ जाते हैं, इंफीरियर राइट खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल, टेनेंट ने लैंडलॉर्ड से घर रेंट पे लिया, बाद में टेनेंट ही घर का ओनर बन गया, अब रेंट देने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब समझते हैं डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब सिंपल है, जब कोई पार्टी अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करती। ब्रीच 2 टाइप का होता है, एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच तब होता है जब परफॉर्मेंस का टाइम आ चुका है और पार्टी परफॉर्म नहीं करती। इमेज वाला एग्जांपल लो, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 100 kg राइस 1 जून को सप्लाई करेगा, लेकिन 1 जून को सप्लाई नहीं किया। ये क्या हुआ? एक्चुअल ब्रीच। अब यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, टाइम इज असेंशियल और नॉट। अगर टाइम कॉन्ट्रैक्ट का असेंशियल पार्ट था, मतलब क्लियरली बोला गया था कि 1 जून को ही डिलीवरी होनी चाहिए वरना डील कैंसिल, तो बी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर टाइम असेंशियल नहीं था तो बी ए को एक और रीजनेबल डेट दे सकता है सप्लाई के लिए, और अगर बी बिना प्रायर नोटिस दिए बस डेट एक्सटेंड कर देता है तो बाद में वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाएगा फॉर डिले। क्यों? क्योंकि उसने इनडायरेक्टली टाइम को असेंशियल नहीं माना। यहां एग्जाम में ट्विस्ट यही होता है, टाइम असेंशियल है या नहीं। अब चलो सेक्शन 63, प्रॉमिसी में वेव और रिमिट परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है? जिसके फेवर में प्रॉमिस किया गया है वो अपना राइट छोड़ सकता है, पूरा या पार्शियल। एग्जाम्पल देखो, ए ओज बी ₹5 लाख, अब सी बी को 1 लाख रुपीस देता है और बी उस अमाउंट को फुल सेटिस्फैक्शन में एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब बी बोल देता है, ठीक है मुझे पूरा पैसा नहीं चाहिए, मैं 1 लाख रुपीस से ही सेटिस्फाइड हूं। रिजल्ट, ए का पूरा 5 लाख रुपीस का डेट डिस्चार्ज हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां फ्रेश कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। इंग्लिश लॉ से डिफरेंट है। इंडियन लॉ में प्रॉमिसी अपना राइट वॉलंटरीली छोड़ सकता है, इसको रेमिशन बोलते हैं। प्रॉमिसी परफॉर्मेंस का टाइम एक्सटेंड कर सकता है,
पार्ट पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और सेटिस्फैक्शन एक्सेप्ट कर सकता है। अब चलो सेक्शन 67, इफेक्ट्स ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज। ये थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। अगर प्रोमिसर रेडी है परफॉर्म करने के लिए लेकिन प्रोमिसी ही कोऑपरेट नहीं करता तो प्रोमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा नॉन परफॉर्मेंस के लिए। सिंपल लैंग्वेज में, अगर सामने वाला काम करने का मौका ही नहीं दे रहा तो तुम कैसे करोगे? एग्जाम्पल सोचो, ए को बी के गोडाउन में गुड्स डिलीवर करने थे। ए ट्रक लेके पहुंच गया लेकिन बी गोडाउन खोल ही नहीं रहा या अनलोडिंग की फैसिलिटी नहीं दे रहा, तो अगर डिलीवरी नहीं हो पाती ए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्योंकि बी ने रीजनेबल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की। तो देखो, डिस्चार्ज का मतलब सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं होता। लॉ के पास मल्टीपल मोड्स हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट एंड हो सकता है। परफॉर्मेंस, अग्रीमेंट, इम्पॉसिबिलिटी, टाइम लैप्स, लॉ, ब्रीच। दोस्तों, और यहां हो जाता है यूनिट 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बताओ, जब प्रॉमिस किया है तो परफॉर्म भी करना पड़ेगा ना। सिर्फ अग्रीमेंट करके भाग गए तो लॉ बोलेगा बॉस ये कोई बीजीएमआई मैच नहीं है। फ्यूचर सीएज याद रखो, कॉन्ट्रैक्ट तब कंप्लीट होता है जब परफॉर्मेंस होती है। सिर्फ बोलने से नहीं, करने से मार्क्स मिलते हैं। अगर इस यूनिट के सॉलिड एग्जाम रेडी शॉर्ट नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट करो परफॉर्मेंस डो। क्योंकि आईसीएआई को भी आपका रिजल्ट तभी देता है जब आप आंसर शीट में परफॉर्मेंस दोगे। और हाँ, हम ऐसी ही ढेर सारी सिंपल, प्रैक्टिकल और स्कोरिंग लॉ वीडियोस बनाते रहते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी परफॉर्म करे और रिजल्ट भी। सब्सक्राइब करो, वरना एग्जाम में आपका इंटेंशन तो स्ट्रांग होगा पर परफॉर्मेंस वीक रह जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रॉमिस कम करो, परफॉर्मेंस ज्यादा।